गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग फिर आए हैं इंग्लिश को लेकर। किसको लेकर? इंग्लिश को लेकर के। ठीक, आज हम लोग फिर इंग्लिश को देखेंगे। नाउन। आप लोग को बताए थे कि नाउन का क्लास कम से कम अभी 10 दिन चलेगी, उसके बाद ख़त्म होगा। एक ही क्लास मिला अभी तक आप लोग को नाउन का। आज दूसरा क्लास होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में उसको विभाजित कर दिए थे, लेकिन आज क्लास होगा नाउन का दूसरा क्लास। ठीक, आप लोग उसे समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझा पाए और आप लोग समझने का प्रयास करें। किसका क्लास चलेंगे? नाउन का। बोर्ड दिखाई दे रहा, साफ साफ सब कुछ आ रहा होगा, है ना? देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मात्र 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ता है: सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ये अदर वर्ड क्यों लिखते हैं? अक्सर आप देखिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगभग टीचर लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। वो क्या है? गलत है। किताब में भी है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको आज बताएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको आज हम जो है आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट जो है मेरा, ये क्या है? एक्शन करता है, और इसका जो एक्शन करता है, और वर्ब क्या करता है? काम करता है। ये एक्शन क्या, किसके लिए? वर्ब के ऊपर। और ये काम का इसके ऊपर क्या पड़ना चाहिए? प्रभाव। ये काम जो किया, इसके ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव। प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का हिंदी होता है प्रभाव। क्या होता है इम्पैक्ट का हिंदी? प्रभाव। इम्पैक्ट का प्रभाव। पता ये चला कि जब सेंटेंस का यूज करेंगे और ये एक्शन जो है इसके साथ काम करने के बाद इसका अगर प्रभाव किस पर पड़ता है? इस पे, अदर वर्ड पर। अगर कुछ भी प्रभाव पड़ता है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। किसके तौर पे? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जिस पर प्रभाव पड़ेगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये 2 तरह का होता, एक ये हो गया, एक हो गया क्या? दूसरा। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये दोनों पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक, पहले इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए आपके सामने, क्या? राम ईट्स एक को आ बोला जाता है मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। क्या लिए? राम इट्स अ मैंगो। अब बताइए, राम आम खाता है। ठीक, राम इट्स अ मैंगो। राम ने आम को खाया, तो आम पर कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। आम को जब खा लिया तो आम अब आम नहीं रहा, अब आम का सिर्फ गुठली रह गया। आम का उसका क्या हुआ? जो खाने का गोश्त होता है आम के अंदर में, उसको क्या कर दिया जाता? खा जाता है। उसके बाद बचा क्या? सिर्फ गुठली। तो आम पहले इतना बड़ा था। ठीक, अब इसके ऊपर ये बुकचा रहता है, इसको छील दिया जाता है। उसके बाद गुठली रहता है इतना बड़ा, बाकी ये सब क्या किया जाता है? इसका खा लिया। ठीक, तो खाने के बाद इसको तो पहले छील के फेंक दिया छिलका को, उसके बाद आम का बुच्ची खा लिया, बचा क्या? इसका गुट्ठी। अब बच गया इतना इतना बड़ा आम। खाने के बाद अभी क्या बच गया? गुट्ठी। अब जो है ये जो बचा, तो इतना बड़ा आम खाने के बाद प्रभाव गिरा इस पर, कितना बड़ा? छोटा बन गया। तो आम को खाने के बाद क्या पड़ा इस पर? कुछ मतलब आम को जब खाया गया तो आम पे प्रभाव आया, इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया। ठीक, तो जिस पर प्रभाव पड़े, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड है, जिस पर क्या पड़े? प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट पड़े, है ना, उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। राम ईट्स अ मैंगो, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और
ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इसको आम को जब राम खाया तो आम पर प्रभाव पड़ा, डायरेक्टली प्रभाव पड़ा। ठीक, जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जिस पर प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा आपको समझाते हैं क्या है। एग्जाम्पल एक देके समझा दिया इसका। ऑब्जेक्ट होगा जिस पर प्रभाव नहीं पड़ा, सब्जेक्ट एक्शन किया किसके साथ? वर्ब के साथ, और इसके ऊपर आया, इसके ऊपर जैसे आया अदर वर्ड के ऊपर, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं गिरा इसके ऊपर। जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। चाहे भी कोई भी चीज़ ऐसा जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। किताब में है, उस किताब को आप मत मानो। ठीक, आपको इस बात की अच्छी तरह से नॉलेज दे देंगे कि आप किताब में हो या चाहे और किसी भी चीज़ में हो, अगर इस तरह का होगा कि जैसे अभी आपको एग्जांपल देके समझाएंगे, अगर प्रभाव नहीं पड़ता है और फिर भी उसका अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसे काट दो। क्या कर दो? काट दो। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए होता क्या है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या ले लिए? एग्जाम्पल ले लिए इसका भी। राम लिए तो राम से ही लेते हैं। राम गोज टू मार्केट। कहाँ गया? मार्केट। राम गोज टू मार्केट। राम कहाँ गया? राम मार्केट गया। राम गोज टू मार्केट, है ना? राम गोज टू मार्केट। बताइए, राम का मार्केट जाने से मार्केट में कोई प्रभाव पड़ा? ये मार्केट ऐसा हुआ कि भूकंप आ गया या मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? जब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। ये तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, और ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आखिर क्या होगा? सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो इसे क्या कहेंगे? अगर ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आइए क्या कहेंगे देखते हैं। इसको हम लोग कहेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सिंपल में सी से दर्शाते हैं। किससे? सी से। जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर, जिस वस्तु या वस्तु ही जिस वस्तु पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता हो? जिस वस्तु पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। जिस वस्तु पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या लिखे? राम इट्स अ मैंगो। ये राम इट्स ए मैंगो, मैंगो खाया, मैंगो खाने से क्या हुआ? उसके अंदर मैंगो में प्रभाव पड़ा। और लेकिन राम गया कहाँ पे? जब गया मार्केट। राम का मार्केट जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्केट, राम का मार्केट जाने से मार्केट में कोई भूचाल नहीं आने वाली है। आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। फिर से आप देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, ये इसको दो तरह से लिख के समझाए। एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे? जो क्या होगा? जिसमें कोई प्रभाव ना पड़े। क्या ना पड़े? इम्पैक्ट ना पड़े। जिसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसमें इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, है ना? किसमें पड़ा? मैंगो पर क्या पड़ा? इसका ऑब्जेक्ट का, वर्ब का प्रभाव पड़ा, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जाने से क्या, इसका मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मार्केट मार्केट ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि आप लोग को ये दो चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग को ये दो चीज़ समझ में आया होगा। आइए इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। ये नीचे वालों को मिटा देते हैं। ठीक, इंग्लिश आप लोग को रटना नहीं है, ये रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है।
इंग्लिश बहुत ही आसान है, सिर्फ समझाने वाले टीचर अच्छे होना चाहिए, नॉलेजफुल होना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश का पता चलेगा कि किधर से किधर पहुंचा दिया। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ही आसान है, लेकिन समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक, आप लोग देखिए, अब आपको बताते हैं कि इम्पैक्ट जो है, क्या इम्पैक्ट, ये क्या होता है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव क्या होता है, किसी वस्तु पर प्रभाव कैसे पड़ता है। इम्पैक्ट कितने तरह का होता है। इम्पैक्ट को दो तरह से डिनोट किया गया, एक होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। क्या क्या हुआ, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। किसी भी वस्तु पर प्रभाव पड़ता है, या तो डायरेक्ट पड़ेगा या फिर इनडायरेक्ट। और अगर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। चाहे डायरेक्ट प्रभाव पड़े या चाहे इनडायरेक्ट पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन जिस पर इम्पैक्ट यानी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आइए आप लोग को एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लिए एक लड़की, ये मुस्कुरा, ये खड़ा है, ये लड़का है, और बगल में एक लड़की है, ठीक है ना। नाक बना दिया, थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लग रही है। लड़कियों का बाल भी होता है, हेयर लंबा लंबा लगा दिया। ये लोग का छोटा छोटा होता है। लड़का लोग बहुत शरीफ होता है ना। लड़की लोग की तुलना में लड़की लोग भी शरीफ होती है। देखिए, ये क्या किया, कुछ दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे क्या है, खड़ा है। अब ये लड़का मान लो कि इस लड़की को देखकर क्या क्या मुस्कुराया, थोड़ी सी मुस्कुराया। अब कुछ ही दूर पे खड़ा हुआ है, उसको देख के क्या क्या मुस्कुराया। अब लड़का इस लड़की को देखकर क्या क्या मुस्कुराया। अब मुस्कुराने से, अब बताइए, उसमें कोई प्रभाव पड़ा इस लड़की के ऊपर। ये बॉयज़ जो है, इस गर्ल्स को देख के जब लाफ किया, लाफिंग के हंसा, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा। ऐसा हुआ कि नहीं, मुस्कुराया तो इसका पैर टूट गया या फिर इसके बाल कट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हुआ क्या, प्रभाव तो पड़ा, लेकिन कैसा प्रभाव पड़ा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। मतलब इसका मुस्कुराने से इसके अंदर में एक प्रभाव पड़ा कि ये हमको देखकर क्यों मुस्कुराया। एक थोड़ी सी प्रभाव जरूर पड़ा कि आखिर क्यों मुस्कुराया। अगर अच्छी नीयत से, अच्छी इससे हंसा होगा, तो लड़की को अच्छी लगी होगी तो भी मुस्कुरा दी होगी, प्रभाव पड़ा तो ही। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो लात जूता खा लेगा, है कि नहीं है। तो ये कैसा प्रभाव पड़ा, इसका धड़कन जो होता है इसमें प्रभाव पड़ा। मतलब इसको ऐसा लगा धड़कन में, इसका धड़कन इसको देख के मुस्कुराया, इसका हार्ट जो है इसमें कुछ प्रभाव पड़ा, क्यों मुस्कुराया। अच्छा नीयत से मुस्कुराया, थोड़ा सा ये भी मुस्कुरा दी। अगर बुरा नीयत से मुस्कुराया, अगर उसको कुछ बुरा लगा हो तो फिर उसे या तो हल्ला किसी को भी बोल के मारेगी या फिर खुद से मार देगी, ठीक। तो प्रभाव इसमें कैसा पड़ा, इनडायरेक्टली पड़ा, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पड़ा, इनडायरेक्ट। कैसा प्रभाव पड़ा, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा, वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, वो भी ऑब्जेक्ट। जैसे ही बताए, आम खाया, आम खाने से आम खत्म हो गया, है कि नहीं है। तो ये हुआ इनडायरेक्टली प्रभाव। इम्पैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट पड़े या फिर डायरेक्ट पड़े, क्या कहा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देता है आपको। इंग्लिश को एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। इसका एक ये है कि लर्न बाय एग्जाम्पल, नोट बाय रूल। ये एग्जाम्पल, ये है कहावत है कि लर्न बाय एग्जाम्पल, नोट बाय रूल। रूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से अगर आप समझ गए तो सबसे ज़्यादा बेटर देन फाइन आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्या है, इम्पैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के।
एक हो गया डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हुआ, जैसे खाया खत्म हो गया आम। इनडायरेक्ट मतलब मन ही मन में, अंदरूनी। कैसा? अंदरूनी। कैसा प्रभाव? अंदरूनी। देखिए इसमें बताते हैं, सी laughs at शी laughs at you। क्या लिखे? शी laughs at you। शी laughs at you। शी laughs at you। इसका मतलब क्या हुआ? वह हंसा किस पर? वह हंसी आप पर। वह किस पर हंसी? आप पर हंसी। किस पर? आप पर। शी laughs at you। इसका मतलब क्या होता हुआ? आप पर हंसी। हंसी तो आपको प्रभाव पड़ा, अभी आपको बता दिया किसमें, कि हंसने पर ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। क्या? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। देखिए ये हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। ये हो गया आपका वर्ब। लेकिन कैसा वर्ब? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। एट नहीं, लाफ एट का मतलब होता है, ये लाफ एट जो है वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? फ्रेजल वर्ब है। इसको फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब वर्ब फिर आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। किस पर? आप पर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर ये हंसी, तो इस पर प्रभाव पड़ा, जैसे अभी आपको क्या किया बताए। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सी लाफ्स एट यू। लाफ्स एट मतलब दूसरों पर हंसना। लाफ्स एट का मतलब क्या होता है? दूसरों पर हंसना। इसका मतलब क्या होता है? दूसरों पर हंसना। दूसरों पर हंसना। क्या करना? हंसना। सी लाफ्स एट यू। ये क्या हुआ? लाफ्स एट यू मतलब दूसरों पर हंसना। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल आपके सामने और लेते हैं, क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। अब यही लड़की फिर क्या की? सी लाफ्स एट नाइट। शी लाफ्स एट नाइट। शी लाफ्स एट नाइट। क्या किया? हंसा। अब यहाँ इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से बता रहे हैं। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको ऑब्जेक्ट अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब तो है। यहाँ हंसा, इस पर प्रभाव पड़ा, इसलिए ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बना। अब देखेंगे इसमें कोई प्रभाव पड़ता है क्या। इसका मतलब क्या होता है? सी लाफ्स एट नाइट मतलब होता है कि वह रात में हंसा। किसमें? रात में, या रात पर हंसा। तो क्या रात में हंसने पर रात होगा या फिर दिन हो जाएगी? इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। शी लाफ्स एट नाइट। जैसे कि यह लड़की रात में मुस्कुराई या दिन में मुस्कुराई, तो दिन या रात में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसमें जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, है कि नहीं है। शी लाफ्स एट नाइट। नाइट मतलब ये क्या हुआ? शी लाफ्स एट नाइट, ये रात को हंसी। रात को हंसने से रात में कोई परिवर्तन नहीं। रात ऐसा नहीं कि रात दिन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश को इंग्लिश के जैसा पढ़ना है, ठीक। समझना है उसी तरह पढ़ना है, जो ताकि आपको लगे कि नहीं, मतलब इंग्लिश दरअसल भारी होता नहीं। मास्टर लोग जो पढ़ाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, ये रूल वो रूल इस तरह का घुमा घुमा के। अब बोलो सर आप भी तो पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाई और अदर टीचर्स के पढ़ाई में आपको 100% डिफरेंस नज़र आएगी। ये मेरा चैलेंज के साथ कहते हैं, ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसे हम क्या करते हैं? मिटाते हैं, ठीक। इसे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब चलते इससे आगे, ठीक। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है समझ में आया, और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट समझ में आया, ऑब्जेक्ट समझ में आया। क्या क्या समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। अगर प्रभाव पड़ता है तो ऑब्जेक्ट, अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो कॉम्प्लीमेंट, अगर प्रभाव पड़ा तो ऑब्जेक्ट, प्रभाव नहीं पड़ा तो
कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखिए इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश को इसका एक ये भी है, मतलब कहावत में है, इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेंस एंड माइंड। इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इसको लिख देते हैं। देखिए इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है यह एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट totally depends on yourself, ये आप पे खुद पर डिपेंड करता है। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, यह एक लैंग्वेज है। यह क्या है, यह एक क्या है, लैंग्वेज है। ये डिपेंड रहता किस पर, आपका सेंस में और इमोशन में। डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, सेंस एंड इमोशन। यह आपका क्या है, एक इमोशन है, ठीक है। आप इसे किस तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं, किस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, सीन्स एंड इमोशन, सीन्स एंड इमोशन। ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको समझाएंगे हम कि हम सिंपल में कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। उससे भी सिंपल में, जब भी कोई वस्तु को खाने का बात आए तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर गो कहीं जाने का बात आए तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ईट मतलब खाना, मतलब आप ऐसा चीज़, इसमें ईट जब भी आएगा, ईट कीजिएगा तो कोई चीज़ जरूर आप ईट कीजिएगा तो वो क्या होगा, उसमें कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप दिल्ली चले जाए, अमेरिका चले जाए, वहाँ पे जाने के बाद दिल्ली या अमेरिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं होगा, वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपको समझने के लिए आसानी होगी कि जहाँ पे ईट आएगा वो लगभग क्या ऑब्जेक्ट लेगा, जहाँ पे गो आएगा, गो जाएगा, वो क्या आएगा, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ईट आएगा तो ऑब्जेक्ट, ईट आएगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, और अगर गो आएगा तो कॉम्प्लीमेंट। ईट आएगा तो ये क्या है, वर्ब है, ईट भी वर्ब है और गो भी वर्ब है, वो ईट भी वर्ब है और गो भी वर्ब है। अब देखिए वर्ब के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि वर्ब क्या होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ब। इसको इंग्लिश में वर्ब पढ़ना है, वर्ब नहीं, ठीक है। ये दरअसल दो तरह का होते हैं। कितने तरह का, वर्ब भी दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, मतलब एक ऐसा वर्ब जो क्या लेता हो, ऑब्जेक्ट लेता हो। एक होता है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। अब टेकर क्या होता है, टेक मतलब लेना, टेक मतलब लेना, और ई आर लग गया तो टेकर मतलब लिया, लेने वाला, ठीक है। जो क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ऑब्जेक्ट लेने वाले को ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा उसे नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। एक चीज़ और देखिए,
कि ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब जो होता है, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब जो है इसे हम लोग ट्रांजिटिव के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसका क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। इसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। इसका कौन क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन अगर नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब रहता है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है या इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं होगा या नहीं बनेगा। इसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्या होगा? बनेगा। और इसका नहीं बनेगा। वर्ब दो तरह का, एक होता ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, एक होता है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं, इसका पैसिव बनता है। और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को इंट्रांजिटिव कहते हैं और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में जिसमें कोई प्रभाव पड़ेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, चाहे डायरेक्टली प्रभाव पड़े या फिर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़े। और जिस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। वर्ब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब और एक होता है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब में ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है और उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आइए आपको एक एग्जांपल देके बनाते हैं। जैसे इसका हो गया राम, राम का ही चर्चा चल रहा है तो राम का ही चलाते हैं। राम गोज टू दिल्ली। इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। अगर कोई इस तरह से बनाए कि इसका पैसिव बना रहे हैं हम इस तरह से कि राम क्या लिखे हैं? राम गोज टू दिल्ली। राम गोज टू दिल्ली। इसको अगर बनाए दिल्ली इज गोन बाय राम, जैसे दिल्ली इज गोन बाय राम, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। किसका? जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। क्या आया होगा? इतना समझ में आप लोग को आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हम इस पूरा टोटली को मिटाते हैं एक बार, ठीक है। इन टोटल सबको क्या करते हैं? मिटाते हैं। हम लोग का अभी कौन सा क्लास चलता है? नाउन का क्लास चलता है। कौन सा क्लास चलता है? नाउन का क्लास चलता है। नाउन अभी और 10 दिन चलेगी, मिनिमम 10 दिन और चलेगी। क्योंकि नाउन नाम छोटा हो सकता है लेकिन उसका समझना उसको अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउन नाम सुनने में छोटा लगता है लेकिन उसमें पूरा दुनिया समाहित है। नाउन में पूरा दुनिया आता है। हर वह चीज़ नाउन है जिसको हम लोग देखें या छुए या फील करें, महसूस करें, है ना। आपको पहले भी इसके बारे में बताए थे, ठीक है। आपको इसके बारे में पहले भी इसके बारे में बताए थे। आइए
फिर एक बार हम लोग नाउन को देखते हैं बिल्कुल हाई लेवल से। ठीक, नाउन क्या लिखे? नाउन। हम इसका ये आप लोग को बता दिए थे कि हर वह चीज़, वस्तु, हर वह वस्तु, दुनिया का जितना भी वस्तु है या कोई भी चीज़ जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, या जिसके बारे में जिसको महसूस कर सकते हैं, या जिसका कोई नामकरण कर सकते हैं, वे सारी चीज़ क्या होती है? नाउन होती है। हमको इसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिए, दुनिया का हर वह चीज़, दुनिया का हर वह चीज़ जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, या जिसका नामकरण कर सकते हैं, वही क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन से संबंधित कुछ कॉमन इनर एरर्स भी होते हैं। नाउन से संबंधित कुछ कॉमन एरर भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कॉमन एरर भी होते हैं सब्जेक्ट में या फिर अदर वर्ड में। सब्जेक्ट में या फिर अदर वर्ड में। अब आते हैं नाउन को थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। नाउन को थोड़ी सी हाई लेवल यूपीएससी बीपीएससी लेवल से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। नाउन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन दे ही देते हैं, जैसे ऑल दैट you can all that you can see, feel, think, all that you can see, feel, think, all that you can see, all that you can see, feel, think is called noun. All that you can think, see, feel is called noun. Is called noun. मतलब जितने भी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसके बारे में जिसको महसूस कर सकते हैं, या जिसको नहीं भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सिर्फ, वो सारी चीज़ क्या हो गई? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। वो सारी चीज़ नाउन होगा। सारी चीज़ क्या होगा? नाउन होगा। एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, द, क्या लिखे? द। ये इसको आप समझ लीजिए, एक नंबर पॉइंट ऊपर वाला को, मतलब समझने के लिए है और कुछ नहीं है। द वर्ड दैट stands the word that stands of the word that stands of name is called noun. The word that stands for a name is called noun. ऑफ लगा दिया, यहाँ पे for होगा, for name is called noun. ये इसका दूसरा और एग्जांपल है शॉर्टकट में समझाने के लिए। The word that stands for name is called noun. The word that stands for name is called noun. मतलब दुनिया का जितना भी सारा क्या हो, ये नाम हो, जो क्या हो, आधारित, जो किस पर आधारित हो? किसी नाम पर आधारित हो। स्टैंड मतलब होता है आधारित। क्या? आधारित। स्टैंड्स मतलब आधारित। वो सारे क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगा। आप लोग समझ में आया?
ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को और बता दें कि एसएससी और सीपीओ में इसका क्वेश्चन कितना होता है। नाउन जो है एसएससी या सीपीओ में ये दोनों एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? एसएससी और सीपीओ में 10 से 15 क्वेश्चन क्या करता है, इससे पूछता है। एसएससी या सीपीयू में कितना क्वेश्चन पूछता है? 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है इसी से। 10 से कितना नंबर? 15 नंबर तक का क्वेश्चन इससे पूछता है। और इसमें एसएससी में टोटल क्वेश्चन कितना होता है? 185। टोटल क्वेश्चन जो होता है कितना होता है? 185। ये एसएससी या सीपीओ होता है। एसएससी रेलवे में आता है, सीपीओ बैंकिंग में, है ना। इस समय इतना क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब अगर इसी में बात करें हम किसके लिए? स्पोकन के लिए, स्पोकन राइटिंग के लिए ये काम आता है। स्पोकन और राइटिंग में भी क्या करता है? काम आता है। स्पोकन और राइटिंग में भी काम आता है। स्पोकन विथ राइटिंग, स्पोकन और राइटिंग ये दोनों में नाउन का बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक। एक एग्ज़ाम अभी जो है यूपीएससी, आपको बता दें यूपीएससी में नाउन से ना, यूपीएससी में कुल क्वेश्चन कितना होता है? 300। किससे? इंग्लिश का क्वेश्चन कितना हो जाता है आपको? 300 क्वेश्चन लगभग रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? 300 क्वेश्चन। यूपीएससी में 300 क्वेश्चन रहता है लगभग, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहता है? 300 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल में और आराम से समझाने का प्रयास करते हैं। इससे थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चर्चा किसका कर रहे थे अभी हम लोग? नाउन का। नाउन को अभी बहुत दिन नहीं, कुछ दिन 10-12 दिन और पढ़ना है, ठीक है। पूरी तरह से समझना ज़रूरी है ना। जैसे आपको बताए थे पहले भी, नाउन को जो है दरअसल मात्र 2 भाग में बांटा गया आगे जाकर। वो 2 भाग कौन कौन सी हैं? एक का नाम होता है काउंट। काउंट मतलब गिनती, और इसमें लगा दिया एबल, तो क्या हो गया? काउंटेबल। दूसरा होता है अनकाउंट। अनकाउंट मतलब गिनती, मतलब नहीं गिना जा सके। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल में आपका कौन कौन सा भाग आता है? एक आता है क्या? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है आपका क्या? पहला आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है आपका क्या? कॉमन नाउन। एक आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तीसरा आता है, तीसरा आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन में मात्र एक किसी खास चीज़ का नाम होता है, मात्र एक का नाम, कोई एक खास होना चाहिए या जिसका नामकरण किया जाए, और कोई एक का नाम, ठीक। कॉमन नाउन में आपका क्या होता है? 1+1+, और कलेक्टिव नाउन में भी 1+ होता है, मतलब एक से ज़्यादा आता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आई होगी। अब आते किस में? अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में ये 3 आ गया उसमें, और बचा कितना? 2, मतलब 4 नंबर में। एक हो गया मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। अगला 5वां नंबर होता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
प्रोनाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोनाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को तो आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ये भी 1+ होता है, ये भी 1+ होता है, मतलब इसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। इसको नहीं है लिखे तो ही ठीक है, मतलब बहुत सारा होता है इसमें, है ना। आप लोग को बताए थे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आप लोग को बहुत पहले एक बकरा बना के समझाए थे, आज बकरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं कि क्या होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। नाउन का 5 हिस्सा जो हुआ, एक हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। नाउन के कितने प्रकार में बांटा है, 5 प्रकार में। पहला कॉमन, मतलब जितनी सारी नाउन है, सारे नाउन क्या हो गया आपका कॉमन, जो भी नाम है सारे नाम आपका क्या हो गया नाउन। कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। मतलब जितना सारा वस्तुएं हैं सभी कौन सा नाउन में आते हैं, कॉमन नाउन में। अब उस वस्तु में से किसी एक वस्तु का खास कर देते हैं। जैसे बहुत सारा इंसान है, किसी एक का नाम ले लिए रवि, कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बहुत सारा देश है, इसमें एक देश नाम ले लिया अमेरिका, कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो सभी वस्तु स्थान क्या हो गया, कॉमन नाउन। उसमें किसी खास एक का नाम ले लिया, प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कुछ झुंड में हो, झुंड मतलब कुछ गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा, एक चाबी नहीं बहुत सारा चाबी मिलकर गुच्छा बनता है, तो झुंड में हो गया। या फिर कभी बकरा का आप देखिएगा कि एक साथ बहुत सारा बकरा क्या करते हैं, चरने जाते चराने जाते हैं, वो सब झुंड में जाते हैं, जिसको एफ्लोक्स ऑफ गॉड कहा जाता है, या फिर बकरों का झुंड, या फिर अ बेबी ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों का झुंड, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये काउंटेबल में आ गया। अनकाउंटेबल में आता है आपका क्या, अनकाउंटेबल में आपका आएगा जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन आपको बताए थे जिसको नापा तोला नहीं जा सकता है ना, नापा तोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जिसे गिना नहीं जा सकता है, नाप तोल करके उसे बेचा या खरीदा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। और एक होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि आप लोग को ये नाउन समझ में आया होगा, है ना। अब आते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, हेडिंग दीजिए प्रॉपर नाउन। अभी तो आपको बता ही दिया प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्या होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए। प्रॉपर नाउन कोई भी वस्तु जो क्या हो, खास हो, उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, है कि नहीं है। एग्जाम ये इसका डिफिनेशन आप लोग को देते हैं, क्या देते हैं, डिफिनेशन प्रॉपर नाउन का। अंग्रेजी में, इंग्लिश में अगर डिफिनेशन देते हो, प्रॉपर नाउन, proper noun is the name of, proper noun is the name of some particular, proper noun is the name of some particular person, place or things is called proper noun. Proper noun is the name of some particular person, place, animal, things is called proper noun। मतलब क्या हो, कुछ खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जगह, जानवर, कुछ भी हो, उसका नाम को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे उसको हम लोग, खास कहेंगे। खास बोले तो नाउन, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल भी कुछ देते हैं। इसमें एनिमल्स भी आता है, जानवर उनवर भी आते हैं ना। एग्जाम्पल आप लोग जैसे लता दे देते, एक ठो लता, पटना, जैसे पंकज, ये सब क्या हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल।
तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं है। ये सब चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई अच्छी तरह से दे रहा होगा। अब देखिए, एक इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग को एक बहुत नया चीज़ ला के देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। इसको क्या करते हैं, पूरी तरह से कम्प्लीटली मिटा देते हैं। आप लोग इसे अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। कॉमन errors in the used common error in the use of proper noun। मतलब कॉमन एरर का यूज कैसे किया जाता है, कॉमन एरर को कैसे पहचाने, किस में, प्रॉपर नाउन में कॉमन एरर को कैसे पहचाने। चाहे स्पोकन हो या फिर राइटिंग में हो या फिर एग्जाम में, चाहे स्पोकन करने में हो या राइटिंग में हो या कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, किसके लिए हो, स्पोकन बोलने के लिए हो या राइटिंग के लिए हो या फिर किसके लिए हो, एग्ज़ाम के लिए हो। इसमें हम लोग कॉमन एरर को कैसे पहचानेंगे, कॉमन एरर को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर एग्जाम्पल देते हैं आपको 1 नंबर में। जैसे इंडिया हैज़ ऑन दिस मैच by 2 wickets। India has on this match 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 by 2 wickets। क्या लगा, इंडिया हैज ऑन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। अब लगाते हैं इंडिया हैज, क्या लगाते हैं, दूसरा नंबर पे। क्या दिया, कॉमन एरर इन द used, common error in the use of proper spoken, written and example। पहला एग्जाम्पल दिया इंडिया हैज ऑन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, दूसरा दिया इंडिया हैज ऑन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, तीसरा दिया द इंडिया हैव ऑन दिस मैच बाय 2 विकेट्स और चौथा दिया द इंडिया हैज ऑन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। क्या दिया, इंडिया हैज ऑन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। रूल इसका है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट कैपिटल लेटर। मतलब प्रॉपर नाउन जो होगा वो पहला कैपिटल लेटर का होगा। तो देखिए ये स्मॉल लेटर है, ये तो गलत हो गया, क्या हो गया, गलत। यहाँ पे कैपिटल लेटर है, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे है रहने देते हैं, ये भी क्या हो गया आपका, गलत।
आपका इस रूल से 2 क्वेश्चन आपका मतलब 2 आंसर आपको मिल गया कि गलत क्या क्या है। ठीक है, गलत क्या क्या है। कहता प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर, है ना। कौन सा लेटर? कैपिटल लेटर। दूसरा बात, अगर दूसरा पॉइंट क्या है, रूल दूसरा, अगर कंट्री या स्टेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कंट्री या स्टेट की बात, किसकी बात की जाए? अगर कंट्री या स्टेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कंट्री या स्टेट की बात की जाए, तो अगर इसमें नाम के बारे में बताएं तो इसमें आर्टिकल नहीं होगा। आर्टिकल, नो आर्टिकल। क्या होगा इसमें? आर्टिकल नहीं होगा। अगर किसका चर्चा करें, नाम के बारे में चर्चा करें, तो इसमें नो आर्टिकल। तो ये होगा क्या? सिंगुलर। प्लस में वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। नो आर्टिकल प्लस में वर्ब भी लेगा सिंगुलर। क्या लेगा? सिंगुलर। अगर इसमें किसी खेल के बारे में बताएं या गेम के बारे में बताएं, इस तरह में होगा तो आर्टिकल इज यूज्ड। इसमें क्या होगा? आर्टिकल यूज होगा। अगर किसका चर्चा करें, खेल कूद के बारे में चर्चा करें तो, है ना, आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल यूज होगा। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। द आर्टिकल इज यूज। किसमें? अगर ये होगा प्लस गेम ये सब रहेगा तो, और इसमें ये होगा क्या? प्लूरल प्लस में वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। देखिए, अब इससे आप क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं कि खेल का बात कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है? खेल के बारे में। तो इसमें आर्टिकल यूज होगा। यहाँ पे आई तो है बड़ा, लेकिन आर्टिकल यूज नहीं है, ये भी हो गया गलत। अब सही ये हो जाएगा कैसे? देखिए, ये सही कैसे होगा? द भी है, इंडिया जो है ये कैपिटल लेटर से ये भी है, और ये क्या है? हैव भी है, ऑन दिस मैच। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? ये आंसर। तो ये आपका कंप्लीटली आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, ये क्या था? कुछ कॉमन एरर्स था। इसमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई? कॉमन एरर के बारे में। ये क्या था? कॉमन एरर। तो इसी तरह से क्लास जो है आपको बिल्कुल आराम से और धैर्य से क्लास दी जाएगी। बिल्कुल आप लोग फिक्र ना करें। क्या बोलता है उसको कि डोंट फिकर, है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यू हैव टू कॉन्फिडेंस टू योर सेल्फ। यू हैव टू कॉन्फिडेंस टू योर सेल्फ। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको हर चीज़ मिलेगी, वो हर चीज़ जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। और यह क्लास उसके लिए है जो कुछ अंग्रेजी जानता हो, आपको पहले ही बता देते थे इस बात को। उसके लिए नहीं है जो कुछ इंग्लिश नहीं जानता हो। यूपीएससी बीपीएससी ऑल लेवल्स क्लासेस ऑफ द इंग्लिश ग्रामर विथ स्पोकन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। इसके अलावा अगर आपको किताब में कुछ भी गड़बड़ी दिखाई दे रहा, तो आप उस किताब को छोड़ दो या उसे काट दो या उसे जला दो। आई डोंट केयर। मैं जो लिख दिया हूँ वही सही है। आपको किसी किताब की सहायता से आपको आगे बढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा 100% होगा कि आप मेरा इस क्लास से जुड़े और इससे आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्लास में जो किताब में कुछ भी रहता है उसमें कुछ अनकॉन्फिडेंटली रहता है, जो गलत भी रहता है, लेकिन ये पूरा रिसर्च के बाद आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको किसी तरह की गलतियाँ खामी नज़र नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोग को यह क्लास समझ में आया होगा। ये नाउन का था, अभी नाउन का कुछ क्लास और चलेगी। और मेरा इसी चैनल से आप लोग को मैथ्स भी पढ़ाते हैं, संविधान के लिए पॉलिटी भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी चलता है। आप लोग क्लास को अच्छी तरह करने का प्रयास करें।
हम आप लोग के साथ थे, आप लोग हमारे साथ दें, बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप किसी एरू गैरू नत्थु खैरू सब टीचर्स के इसमें बिल्कुल ना पड़े। डायरेक्ट आप हमारे यहाँ से कांटेक्ट करें। कंसेप्ट क्लास के माध्यम से यह क्लास दिया जाता है। काफ़ी शानदार और जानदार इंग्लिश, मैथ, साइंस और संविधान के लिए पॉलिटिकल क्लास आपको बहुत बेहतरीन ढंग से दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इस क्लास में समझ में आए, बस इतनी ही गुजारिश करेंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। थैंक यू।